हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पढ़ेंगे हैं वो है करप्शन। इससे पहले दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला लेक्चर में हमने पढ़ा था वाई इंजीनियरिंग एथिक्स इज रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिक्स, व्हाट इज मोरालिटी, व्हाट इज वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू एंड मोरालिटी एंड एथिक्स में डिफरेंस। ये सब कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हमने। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एथिक्स एंड स्कूल्स ऑफ एथिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करवाए। उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो दोनों जरूर पढ़ो, फिर इसे पढ़ो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर दैट एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स एंड नीड ऑफ एथिक्स इन सोसाइटी एज वेल एज इन अ कंट्री, इन अ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि करप्शन कहते किसको है। और हम इंडिया वालों को करप्शन का डेफिनेशन सुनने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से। तो ये करप्शन होता क्या है? अगर साधारण भाषा में कहा जाए करप्शन का डेफिनेशन दो, तो करप्शन है दूसरा नाम ऑफ इन इम्परफेक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन कंट्री एंड इन एज अ होल। अगर बोलो तो इम्परफेक्शन इन इंटरनेशनली। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में मिस परफॉर्मेंस हो जाता है, ठीक है, मतलब वो अपना नॉर्मल ड्यूटी छोड़ के दूसरा ड्यूटी करे, जिससे कि या तो सोसाइटी को हार्म हो, या उस ऑर्गेनाइजेशन को हार्म हो, या फिर कंट्री को हार्म हो, ऐसा एक्शन को हम लोग करप्शन कहते हैं। ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाएं कि करप्शन को अगर स्केल किया जाए स्मॉल, मीडियम और लार्ज, मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा था अभी एक क्लास में, इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, अगर हम लोग स्मॉल, मीडियम और लार्ज में बताएं, स्केल करें करप्शन को, तो सबसे पहला हम लोग आता है स्मॉल स्केल करप्शन या फिर पिटी करप्शन। जनरली ऐसे करप्शन देखे जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, और स्पेशली ड्यू टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। और ये इसलिए होता है क्योंकि उनको बहुत कम पे किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे जानबूझ के करते हैं। छोटे छोटा करप्शन सब करने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसा कल्चर बन जाता है। अब जैसे मैं पुलिस वालों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसको गलत मत लीजिएगा। लेकिन देखिए क्या होता है कि अगर सपोज़ करो कि आप पुलिस में भर्ती होते हो और आप बोलोगे कि मैं करप्शन नहीं करूँगा, और अपने अपने चारों तरफ देखते हो 10 लोग हैं, ये 10 लोग करप्ट हैं तुम्हारे चारों तरफ, और इनका एक रीज़न है, भाई मुझे ठीक से पैसा दिया नहीं जाता। प्राइवेट कॉरपोरेट में एक आदमी है जो मुझसे प्राइवेट काम कर रहा है, मुझसे कम मेहनत कर रहा है और मुझसे बहुत पैसा ज़्यादा कमाता है, और आप इनके बीच में बैठे हुए हो। ये सारे के सारे करप्ट हैं। और अगर आप करप्शन नहीं करोगे तो आपको ये पॉइंट करेंगे, आपको पिनलाइज करेंगे, आपको परेशान करेंगे। क्या आप बोलोगे कि भाई सब कर रहे हैं, मैं क्या करूं, इनसे बचने के लिए मुझको भी करना पड़ेगा, और आप भी करप्शन करोगे। तो ऐसे करप्शन जो स्मॉल लेवल पे एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय करता है, ठीक है, तो इस तरह के करप्शन को हम लोग पिटी करप्शन कहते हैं। ठीक है। दूसरा हो जाता है ग्रैंड करप्शन, ठीक है, या फिर हाई लेवल करप्शन। ये क्या होता है? ये करप्शन करते हैं जो लोग गवर्नमेंट के हाई लेवल पे बैठे हुए हैं, जिनके पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल बहुत सारे पावर्स हैं। ठीक है। और ये जनरली उन कंट्रीज में देखे जाते हैं जहाँ पे जीडीपी जो होता है काफ़ी हाई है उन कंट्री का, मतलब हाईली डेवलप्ड कंट्रीज वगैरह में देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में करप्शन होता ही नहीं है, जैसे अमेरिका वगैरह। यहाँ पे जो हायर लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, जिनके पास ह्यूज पावर है, वो ह्यूज लेवल पे करप्शन करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है क्योंकि उनको मापने का कोई सिस्टम ही नहीं है। एक एग्जांपल मैं लास्ट क्लास बताया स्टूडेंट्स को, मैं फिर से बताता हूँ कि सपोज़ करो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक कंपनी का, बीएसएनएल, नो पर्सनल ऑफेंस, कोई गलत नहीं मानना। लेकिन आपने सुना होगा 3G स्कैम, या फिर 4G क्यों नहीं मिल रहा है बीएसएनएल को। ये सब हॉट टॉपिक है, इन सब चीज़ों को आप लोगों को जानना चाहिए।
तो जब 3G स्कैम हुआ था उसमें क्या हुआ, मैं बेसिक बात बता दूं कि जब पहले, इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन था, डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से टूट के एक बोला गया कि नहीं, टेलीकॉम में एक प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा और इसका एक प्राइवेट कंपनी को बनाया गया, बीएसएनएल, जिसका 100% शेयर अभी भी गवर्नमेंट के पास है। तो जब 3G आया ना, तो देश में, हम लोग के देश में हर जगह पूरा छूट थी प्राइवेट ऑपरेटर्स को कि वो किस रीजन में अपना, किस रीजन में उनको चाहिए उतना ही रीजन का पैसा देंगे। जैसे मान लो, एक एग्जांपल करता हूँ, एयरटेल, एयरटेल ने कहा कि भाई मुझे कोलकाता चाहिए, उड़ीसा चाहिए, दिल्ली चाहिए, मुंबई चाहिए, बस ये 4 जगह मैं 3G सर्विस देना चाहता हूँ, यहीं का पैसा दूंगा। वोडाफोन ने कहा कि ठीक है चलो मुझे श्रीनगर दे दो, श्रीनगर ले ले रहा हूँ, कोलकाता ले ले रहा हूँ मैं भी, और यहाँ पे मैं महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह ले लेता हूँ। तो इन्होंने अपने हिसाब से छोटे छोटे जगहों के लिए 3G स्पेक्ट्रम लिया, अपने हिसाब से जिस कंपनी का इनको इक्विपमेंट चाहिए था, कंपनी का उसका इक्विपमेंट खरीदा, पैसे कमाने लगे। बीएसएनएल, जब ये डॉट से बीएसएनएल बना था तो इसको कुछ पैसे मिले थे डेवलपमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट ने क्या किया कि बोला कि आपको 3G पूरे पूरे कंट्री में हर जगह लगाना पड़ेगा, हर जगह। और ये मुंह की बात नहीं होती कंट्री में हर जगह 3G लगाना, बहुत इक्विपमेंट, बहुत पैसा चाहिए। और जितना पैसा मिला था इसको, वो सारा पैसा गवर्नमेंट क्या किया, सारा पैसा ले लिया 3G स्पेक्ट्रम के नाम पे और इनको ठेंगा दिखा दिया। ना इनको मिला इक्विपमेंट, ना मिला इनको सर्विसिंग, ना मिला अपने मन का बात। कोई भी इक्विपमेंट ऊपर से बोल दिया जाता है आपको यही लगाना पड़ेगा, आप लगाओ, भले इंजीनियर्स को आए या ना आए। और गाली सुनते हैं इंजीनियर्स। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा बड़ा स्कैम है जिसको हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं लोअर लेवल पे, ना ये पेपर में आएगा ना कुछ होगा। ये इस तरह का ग्रैंड करप्शन होता है। अब आ जाते हैं हम लोग सिस्टमैटिक करप्शन में। सिस्टमैटिक करप्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट होता है ड्यू टू वीकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई कंपनी ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चल रही है, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट्स प्रोसेस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, उसमें ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है, ठीक है, उसमें अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, तो ऐसे केस में जहाँ पे ऑथोरिटीज़ के पास पावर नहीं है जो चेक कर पाए, तो ऐसे केस में जो करप्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक करप्शन। जहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी देखोगे, ये टर्म बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी एंड योर ऑर्गेनाइज्ड परफॉर्मेंस प्रोसेस। अगर आपको पता हो कि गवर्नमेंट में एक फाइल आप जमा करते हो तो एक टेबल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे चलते चलते रहती है, ये सब इसलिए बनाया गया है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो और कहीं करप्शन ना आए। लेकिन होता क्या है, साधारण इंसान इसमें पिसते रहता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन करप्शन जहाँ होना होता है वहाँ हो ही जाता है। लेकिन ये जो टेबल बनाया जाता है गवर्नमेंट में कि आप पहले इससे साइन करवाइए, फिर ये टेबल इधर जाएगा, फिर यहाँ साइन करवाइए, फिर यहाँ साइन करवाइए, अगर ये अप्रूव किए नहीं किए तो इधर जाएगा, इधर से ऐसे ऐसे करके, ये इतने सारे प्रोसेस इसीलिए बनाए जाते हैं करप्शन को रोकने के लिए, सिस्टम्स, लेकिन फिर भी करप्शन होता है। और ऐसा मत सोचो कि अब सिर्फ गवर्नमेंट में करप्शन होता है, प्राइवेट में और बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, लेकिन वो लोग कमाते ज़्यादा है तो समझ में नहीं आता। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बोले कॉज ऑफ करप्शन इन इंडिया, तो पहले तो वीडियो पॉज करके आप लोग अपना करप्शन का कॉज जो है अपने पहले दिमाग में सोचो, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला तो है हिस्टोरिकल कॉज, इसको हम लोग नहीं बोलेंगे। हिस्टोरिकल कॉज जो है वो हिस्ट्री से होता चला आ रहा है, मेरे दादाजी करप्ट थे, मेरे पापा करप्ट हैं, मैं भी करप्ट बनूंगा इसका कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरा जो रीज़न है वो है सोशियो इकोनॉमिक रीज़न, मीन्स सोशल प्लस इकोनॉमिक। वो रीज़न ये है कि करप्शन लोग इसलिए करता है जब अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना चाहता है और उतना पे उसको नहीं मिल रहा है। अगर आपको महीने के 30,000 रुपये मिलते हैं और आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना करना चाहते हो 300K के बराबर, तो कहाँ से ये बाकी के पैसे आएंगे? ओके,
एसोसिएटेड सोसाइटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज, यस दैट इज करेक्ट। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वहाँ पे गुड्स एंड सर्विस किस लेवल का है। अब मान लो आप रहना चाहते हो, आप कोलकाता में रहते हो, कोलकाता में मैं रहता हूँ भाई, यहाँ पर आप 100 रुपये में सारा दिन खाना खा लोगे। यस, बहुत अच्छा नहीं पर हाँ अच्छा खाना 100 रुपये में खा लोगे। लेकिन अगर आप रहते हो बेंगलोर में तो आप 100 रुपये में ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकते। और अगर यहाँ आपको 30,000 मिल रहा है तो आप यहाँ गुजारा कर लोगे, लेकिन यही 30,000 अगर आपको बेंगलोर में मिल रहा है तो वहाँ पे आप कैसे गुजारा करोगे। ओके, तो ये स्कैरसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर भी होता है। देन इनएडुकेट रिम्यूनरेशन और कॉम्परेशन सर्विस एक्सेट्रा के वजह से होता है। नेक्स्ट नेपोटिज्म, ये वर्ड तो काफ़ी फेमस हो गया सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के बाद। नेपोटिज्म आई थिंक अब सबको ही समझ चुका है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। सो नेपोटिज्म आने का मतलब सोशल इकोनॉमिक करप्शन है, नेपोटिज्म भी करप्शन है मेरे दोस्त। नेक्स्ट है पीर प्रेशर एंड ग्रुप एम्बेडेडनेस। देन कंज्यूमरिज्म, आर्टिफिशियल नीड एक्सेट्रा, जैसे आईफोन, यस ये इसको हम लोग कंज्यूमरिज्म कहते हैं। कंज्यूमरिज्म क्या है, देखोगे कि एक एक ना साइकोलॉजिकल इम्पोज बना दिया गया है आजकल के यंगस्टर्स पे कि अगर किसी के पास आईफोन है ना तो मतलब भाई वो बड़ा कूल दिखता है। और आजकल के पता नहीं आजकल के बच्चे ऐसे कैसे पैदा हो रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं माँ बाप, हैं इतने घटिया बच्चे कहाँ से पैदा होते हैं जिनका इतना सा बायोलॉजिकल वेस्ट का कहना उनको गलत नहीं होगा कि भाई आईफोन यूज़ कर रहे हो या नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपको उस पर नहीं बिहेव ब्रांड नहीं करना चाहिए, है ना। वैसे ही हो रहा, BMW चलाना है, कार दूसरा नहीं चाहिए। तो स्टैंडर्ड ऑफ इस तरीके का कंज्यूमरिज्म बना दिया जा रहा है सोसाइटी में, है ना। माँ के गहने बेच दो लेकिन आईफोन आना चाहिए, तो ऐसा ये एक तरह का कंज्यूमरिज्म जो है एक कॉज ऑफ करप्शन बनता है। यस, पुवर्टी इज़ ऑब्वियसली, पुवर्टी का मतलब गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, गरीब देश अगर बहुत ज़्यादा होगा वो वहाँ मोरालिटी जो है तेल लेने, हमको तो करप्शन करना है। एंड देन NGOs अगर जिस कंट्री में नहीं होते हैं या कम होते हैं, या फिर NGO अगर सिर्फ ब्लैक मनी को वाइट मनी का काम में लगाने के लिए आ रहा है और प्रैक्टिकली कोई काम कर ही नहीं रहा है, ऐसे इनफेक्टिव NGOs का ना रहना अच्छा है हमारे देश में। बात बहुत बुरी लगेगी कुछ NGOs को, लेकिन ये सच है। हमारे देश में 90% NGO सिर्फ ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, इफेक्टिवली कोई काम नहीं होता है। आज भी लोग सड़कों पे भीख मांग रहे बच्चे, जबकि बच्चों के लिए हज़ारों NGO हैं हमारे देश में, लेकिन उनके लिए ना शिक्षा बढ़ा पा रहे ना कुछ। अपने मैं भी था एक NGO में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, है ना। बस पोस्टर पकड़ा के रास्ते पे आपको खड़े कर देंगे कि लोग अवेयरनेस फैलाइए, बस हो गया उनका काम खत्म। इनफेक्टिव NGOs अगर रहेंगे तो वहाँ करप्शन होगा ही उस देश में, क्योंकि इन सब करप्शन के अगेंस्ट में ना NGO को और मीडिया को आवाज़ उठानी चाहिए। नेक्स्ट सोशल एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ करप्शन, ये भी बहुत ये चीज़ है कि करप्शन जो है ना सोशली एक्सेप्टेड होते जा रहा है। ये बड़ा अजीब है कि जैसे लोग बोलते हैं कि अच्छा इनकम टैक्स ऑफिसर बने हो या फिर कस्टम ऑफिसर बने हो, वाह वाह तब तो बड़ा पैसा मिलता होगा, बहुत पैसा कमाते होगे, ऊपर का कमाई तो बहुत होगा। तो सोसाइटी जानता है और उसको बड़ा मतलब रिकॉग्निशन देता है कि वाह वाह वाह, चलो इससे अपनी बेटी का शादी करा देते हैं, बड़ा पैसा मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम्स है हमारी सोसाइटी में। सिंबल्स ऑफ पावर, ओके सो, और ये मीडिया के बारे में जो मैंने कहा कि वो है मीडिया एक्सपोजर विच शोज करप्शन, मीडिया एक्सपोजर के लिए होता है। एंड लैक ऑफ लिटरेसी इज़ अनदर एग्जांपल, लेकिन ये इस चीज़ को मैं नहीं फॉलो करता, क्योंकि मुझे जो लगता है कि लिटरेट लोग, एडुकेटेड लोग, हायर पोस्ट पे काम करने वाले लोग ज़्यादा करप्ट होते हैं। तो लिटरेसी से मैं ये पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ, बट यहाँ मेरा पर्सनल बिलीफ बात नहीं कर रहा है, ठीक है। आप क्या सोचते हो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये तो हो गया सोशल इकोनॉमिकल रीजन। दूसरा आ जाते हैं पॉलिटिकल रीजन। भाई पॉलिटिकल में क्या बोला जाए, देश में कुछ भी हो रहा है, पॉलिटिशियंस को कोई कुछ नहीं कर सकता।
है ना। आप अगर पॉलिटिशियन के बेटे हो तो आप कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है। सारे क्रिमिनल्स उनके पास हैं, पुलिस उनके पास है, मीडिया उनके पास है, पावर उनके पास, उनको रोकेगा कौन। सो पॉलिटिकल करप्शन के बारे में मैं डिटेल तो नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो। इसमें एक दो चीज़ें जो हैं मैं वो समझा देना चाहता हूँ, जैसे कि रोल ऑफ मसल पावर इन इलेक्शन का मतलब होता है कि इलेक्शन में गुंडों का इस्तेमाल करना, बड़ा अच्छा वर्ड यूज लिखा गया है। देन पोलराइजेशन ऑफ सिविल सर्विस। सिविल सर्विस मतलब यूपीएससी वगैरह या आईएएस जो दे रहे हो, ये भी एक सिविल सर्विस ही है। यहाँ पर क्या होता है पोलराइजेशन, मतलब अपने हिसाब से जो हायर अथॉरिटी बैठाना है सिविल सर्विस का, वो अपने हिसाब से पॉलिटिशियंस बिठा देते हैं और नीचे वालों की घंटा नहीं सुनते। ठीक है, तो ये सब है। नेक्स्ट आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। पॉलिटिक्स के बारे में बात करना ही बेकार है, चलो। एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या सोसाइटी में या फिर गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड का मतलब होता है जो उसका लीगल एक्शन प्लस मोरल एक्शन को टेक कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू जो है ये सबसे बड़ा इशू है। इसका पहला रीजन ये होता है कि अनगाइडेड प्रोसीड्योर। ठीक है, अनगाइडेड प्रोसीज्योर या फिर अंडर प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म, ये पहला रीजन होता है। अगर कोई प्रोसीजर गाइडेड है कि अगर आपको एक कंपनी के लिए आपको अगर सामान खरीदना है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस है। ठीक है, प्रॉपर गाइडलाइंस है कि ये सामान अगर आपको खरीदना है तो मिनिमम आप कहीं से भी लो, करप्शन लाने के लिए टेंडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप कहीं से भी खरीदिए, इसका क्वालिटी इतना होना चाहिए और इसका अमाउंट जो है वो इतना होना चाहिए, आप ये स्पेसिफाई कर दो ना। अब गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम है, आपको अगर एक पेन भी खरीदना है तो आपको टेंडर बुलाना पड़ता है। और टेंडर में क्या करते हैं ना, टेंडर में एक बंदा, राम श्याम जोधू मोदू, चार लोग अपने दोस्त मिलके बोलते हैं चल तू टेंडर फेल, तू टेंडर फेंक। एक्चुअली में इनका मालिक एक ही होता है। और ये मान लो मार्केट में ये पेन जो है 3 रुपये का मिलता है, ये क्या करेगा, ये देगा 3 रुपया, 4 रुपये देगा, ये बोलेगा 4 रुपया 2 पैसा, ये बोलेगा 4 रुपया 3 पैसा। इन तीनों का टेंडर में से सबसे सस्ता ये है, ये खरीद लेगा गवर्नमेंट, और हर पेन पे 1 रुपया का लॉस करेगा। तो भाई आप एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग इतने सालों से आप लोग मतलब देश चला रहे हो, एक सीधा सा काम करो, आप क्वालिटी स्पेसिफाई कर दो और साथ ही साथ अमाउंट स्पेसिफाई कर दो कि इतना क्वालिटी होना चाहिए और इतना अमाउंट होना चाहिए, आप कहीं से भी खरीदो, तो अपने आप करप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये किया नहीं जा रहा है। वीक मीन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटेबिलिटी मतलब इस एक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, ये अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो करप्शन होता है ना। मेरा और 3 महीने का ड्यूटी है, बाकी है, मैं रिटायर होने वाला हूँ, चलो आराम से करप्शन करके निकल जाते हैं, उसके बाद कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है विजिलेंस केस वगैरह होने का। या फिर कोई करप्शन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यही गाइडलाइंस नहीं है कि अगर इस जगह पे करप्शन हुआ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। अगर ये स्पेसिफाई नहीं है तो वहाँ पे करप्शन होगा। नेक्स्ट, लो रिस्क ऑफ कॉन्वी कॉन्विक्शन एंड इवेंचुअल पनिशमेंट। यस, ऑब्वियसली पनिशमेंट नहीं देने का जो डर है लोगों के अंदर, उसके वजह से भी करप्शन होता है। आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन हो रहा, 2 लोग को जेल में डालो, देखो पूरा ऑर्गेनाइजेशन शांत हो जाता है कि नहीं, है ना। गब्बर इज बैक मूवी सबने देखा होगा, उसका एक डायलॉग है कि एक करप्ट का अगर आवाज़ बंद करो तो बाकी सब अपने आप बंद हो जाते हैं। दैट्स सो ट्रू। लास्ट इज योर जुडिशियल रीजन फॉर करप्शन इन इंडिया। सबसे पहला बात, एक्सपेंसिव जुडिशियल सिस्टम। साधारण आदमी को अगर आप बोलोगे भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे, बस बोलेगा क्या भाई, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि दिन रात जज को पैसा घूस खिलाएं, वकील को पैसा दे और चक्कर काटते रहें, तो डीले और पैसा, ये पहला रीजन हो जाता है। दूसरा ये कि भाई
जुडिशरी सिस्टम में भी तो करप्शन है। बहुत बड़ा केस अगर मान लो हुआ मर्डर वगैरह का, जज को पैसा खिला दो, दूसरे वाले ऑपोजिशन का जो वकील है उसको पैसा खिला दो। मूवी में तो देखते हो, सच में भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एंटी करप्शन जो लॉ बने हुए हैं, करप्शन को रोकने के लिए जो लॉ बने हुए हैं, इसमें भी तो होल है। थाली में ही छेद है, खाना तो जाएगा ही। उनके पास तोड़ मरोड़ के वकील जो है ना, अपने आप एक लॉ निकाल लेते हैं कि अच्छा करप्शन से बचने का एक दूसरा लॉ निकाल ली कि अच्छा ये एक तरीका है। और एक चीज़ जो यहाँ बहुत अच्छी लिखी हुई है वो मैं बोलूँगा कि लो लेवल ऑफ अवेयरनेस विथ रिस्पेक्ट टू लीगल एंड जस्टिस प्रोसेस। लोगों को पता ही नहीं है कि किसको कौन सा लॉ लग सकता है। इसीलिए मैं हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि अपने लाइफ में कुछ करो, पढ़ो या ना पढ़ो, कुछ बेसिक लॉज जो हम लोग को हर रोज़ ज़रूरत पड़ता है लाइफ में या पढ़ सकता है, स्पेशली करप्शन के अगेंस्ट जो लॉ है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताई कि करप्शन का क्या क्या रीजन है इन जनरल एंड इंडिया में। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे ट्रैकिंग ऑफ करप्शन, करप्शन को कैसे ट्रैक किया जाए। ठीक है। एंड देन एंटी करप्शन। ठीक है। एंटी करप्शन को कैसे, एंटी करप्शन मशीनरी को कैसे इंडिया में बिल्ड किया जाए। ठीक है। जो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कुछ, इसमें इसमें कुछ चीज़ें जो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे कि आरटीआई के बारे में, सीबीआई के बारे में, कैग के बारे में। तो इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि इस करप्शन से बचने के लिए एंटी करप्शन ही, चलो नेक्स्ट क्लास हम लोग बनाते हैं क्या कौन सा रूल है। और इसमें आरटीआई वगैरह मैं पढ़ाऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सीबीआई आरटीआई के बारे में घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं।